बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि रेडियो एक्टिविटी क्या है, न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होते हैं, या रेडिएशन जो मिट हो रही है उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको कैसे मेजर किया जा सकता है, या किस तरह रेडियो एक्टिविटी के होता है। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे। जो फिज़िक्स के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को तो ये बहुत अच्छी तरह आता होगा, और इवन बॉटनी वाले स्टूडेंट्स ने भी पहले ये पढ़ा हुआ है, ठीक है, प्रीवियस क्लासेस के अंदर। तो मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा टफ होगा, तो इसको हम लोग जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो आपको पता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम न्यूक्लियर रिएक्शंस को देख रहे हैं। ये जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं ये सिंपल केमिकल रिएक्शन से डिफरेंट होते हैं। क्यों डिफरेंट होते हैं? केमिकल रिएक्शन में तो आपको पता है कि जो वैलेंस शेल है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, कि कोई एलिमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन देता है या कोई एलिमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है। उस कंडीशन के अंदर कई मीन केमिकल जब बॉन्डिंग होती है या केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो न्यूक्लियस को कुछ नहीं होता। जैसे एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ कि सोडियम एंड क्लोरीन का जब बॉन्ड बन रहा होता है, ठीक है, जो आयनिक बॉन्ड है, तो उसमें क्या है, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है तो वो क्लोराइड आयन बन जाता है और ये सोडियम आयन बन जाता है। तो उनके दरमियान में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो हैं उनकी वजह से वो आयनिक बॉन्ड बनता है। अब वो सोडियम जो है वो उसका एटम जो है वो सोडियम ही रहा, वो सोडियम से चेंज नहीं हो गया, कोई और नहीं हो गया। क्लोरीन जो था वो क्लोरीन ही रहा, उसके न्यूक्लियस जो है वो चेंज नहीं हुआ। लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं है। न्यूक्लियस रिएक्शन के अंदर जो है वो न्यूक्लियस इन्वॉल्व है, ठीक है, कि न्यूक्लियस की ब्रेक डाउन की वजह से वो किसी और एलिमेंट में चेंज हो जाता है। अब ये न्यूक्लियस में ब्रेक डाउन क्यों होता है? मोस्टली जो अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स या अनस्टेबल आइटम्स होते हैं, जो जिसे हम आइसोटॉप्स कह रहे होते हैं, तो वो आपस में क्या है, अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या होते हैं कि उनके न्यूक्लियस के अंदर ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ जो न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर जो है वो न्यूक्लियस इन्वॉल्व होता है, और जो हमारे पास केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनमें जो है वो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, ठीक है। अ न्यूक्लियर रिएक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम द केमिकल रिएक्शन। हमें पता है कि न्यूक्लियर रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। इन अ केमिकल रिएक्शन एटम ऑफ रिएक्टेंट कंबाइंड बाय रीअरेंजमेंट ऑफ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन्स की एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जो इलेक्ट्रॉन है उनकी रीअरेंजमेंट होती है। चाहे वो शेयरिंग हो, चाहे वो गेन करना है, चाहे वो लॉस करना है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस तरह उनके दरमियान में रिएक्शंस होते हैं या बॉन्ड बन रहे होते हैं। बट the nuclei of atom remain unchanged in a nuclear reaction। लेकिन हमारे पास क्या है, न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है, ऑन दी अदर हैंड इट इज़ द न्यूक्लियस ऑफ एटम विच इज़ इन्वॉल्व, कि यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियस इन्वॉल्व होता है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस चेंज टू फॉर्म अ न्यू एलिमेंट, कि यहाँ आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या है, या तो प्रोटॉन है और साथ साथ क्या है, न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे प्रोटॉन का नंबर या न्यूट्रॉन के नंबर जो है वो चेंज हो रहे हैं, ठीक है, उनकी अमाउंट चेंज हो रही है, तो जिसकी वजह से वो नया एलिमेंट बना रहे होते हैं। अ स्टडी ऑफ न्यूक्लियर चेंजेस इन एन एटम इज टर्म एज न्यूक्लियर केमिस्ट्री, के हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में क्या स्टडी कर रहे हैं कि न्यूक्लियस के अंदर जो जो चेंजेस आ रही हैं हम उनको स्टडी करते हैं, तो वो हमारे पास जो केमिस्ट्री की ब्रांच है ये हमारे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री आ जाती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि रेडियो एक्टिविटी क्या है, या रेडिएशन जो मिट हो रही है वो किस किस टाइप की हो सकती हैं हमारे पास, ठीक है। अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स सच एज यूरेनियम रेडियम आर अनस्टेबल, कि जो अनस्टेबल एलिमेंट होगा वो ही रेडियो एक्टिव रेडिएशन जो है वो मिट करेगा। देयर अटोमिक न्यूक्लियस ब्रेक डाउन इट्स ऑन अकॉर्ड टू फॉर्म अ स्मॉलर एटॉमिक न्यूक्लियस ऑफ अनदर एलिमेंट, कि इनका क्या है कि ये हमारे पास अनस्टेबल है, तो इनका न्यूक्लियस क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ब्रेक डाउन होने की वजह से ये क्या होते हैं कि डिफरेंट एलिमेंट बना देते हैं जो स्मॉलर। अब जाहिर सी पता है एक बड़ा एलिमेंट है, तो वो जब ब्रेक डाउन होगा तो वो स्मॉलर एलिमेंट ही बनाएगा ना, ठीक है, क्योंकि उसकी ब्रेक डाउन हो रही है। द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द अनस्टेबल न्यूक्लियस रीग्रुप टू गिव द न्यू न्यूक्लियस, के उसकी वजह से क्या करते हैं वो
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में रीग्रुपिंग करते हैं और नया एलिमेंट का न्यूक्लियस बना देते हैं. This causes the release of excess particle or and energy from the original nucleus. कि इसकी वजह से जब नया न्यूक्लियस बनना होता है तो साथ साथ एनर्जी भी रिलीज हो रही होती है या फिर कुछ अदर पार्टिकल्स भी रिलीज हो रहे होते हैं, which are called the radiation. This causes the release of excess particle and energy from the original nucleus, which is called as radiation. The element whose atomic nucleus emit radiation is said to be radioactive. कि जिस एलिमेंट की ब्रेक डाउन हो रही है उसको हम क्या कहते हैं कि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये रेडियो एक्टिव मटीरियल है जो कि ब्रेक डाउन होकर दूसरे सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्ट हो रहा होता है. The spontaneous breaking down of unstable atom is termed as radioactive disintegration और radioactive decay. कि spontaneous breaking down के एक एलिमेंट बना, ठीक है, एक पहले हमारे पास पेरेंट एलिमेंट है उससे एक डॉटर एलिमेंट बना, अगर वो भी स्टेबल नहीं है तो वो फिर क्या है किसी दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा. हम नीचे जाके देखेंगे भी सही, ठीक है, यूरेनियम सीरीज और ये सारी सीरीज देखेंगे भी, तो वहाँ पे क्या है कि वो इतनी देर तक रेडियो एक्टिविटी परफॉर्म होती रहती है जब तक वो स्टेबल एलिमेंट नहीं बन जाता. ठीक है, तो इस सारी को हम क्या कह देते हैं कि ये रेडियो एक्टिव डिके हो रहा है या रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन हो रही है, कि हमारे पास जो स्पॉन्टेनियस ब्रेक डाउन हो रही है किसी भी अनस्टेबल एलिमेंट की या एटम की. The disintegration or decay of unstable atom accompanied by the emission of radiation is called radioactivity. अब जब रेडियोएक्टिव डिके हो रहा है तो वहाँ पे जो रेडिएशन निकल रही है तो उनको हम क्या कह देते हैं कि ये रेडियो एक्टिविटी है, ये रेडियो एक्टिव रेडिएशन है. इस टर्म को हम कह देते हैं कि किसी भी अनस्टेबल एटम्स के अंदर से रेडिएशन की एमिशन हो रही है तो इस सारे प्रोसेस को हम रेडियो एक्टिविटी कह देते हैं. अब हम देखते हैं कि हमारे पास कितनी टाइप्स की रेडिएशंस हैं. ठीक है, आपको पता है कि एक होती है हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स हैं, बीटा पार्टिकल्स और गैमा रेज होते हैं हमारे पास. The radioactive radiations are of 3 types. These were sorted out by the Rutherford in 1902 by passing them between two oppositely charged plates. कि हमारे पास क्या है कि एक रेडियोएक्टिव मटेरियल है, अब उससे क्या होगा कि जब रेडिएशन निकल रही है तो उनको दो अपोजिटली चार्ज प्लेट के से पास आउट करवाया गया. ठीक है, अब आपको पता है चार्ज प्लेट है तो एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी तरफ कौन सी डिफ्लेक्ट कर रही होंगी रेस जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है. ठीक है, और जिस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो उसकी तरफ कौन से वाले पार्टिकल्स आ रहे होंगे जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा. और जो किसी भी प्लेट की तरफ मूव नहीं करेंगे या ना नेगेटिव की तरफ ना पॉजिटिव की तरफ, तो वो हमारे पास क्या है स्ट्रेट पास आउट हो जाती हैं. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या थी कि एक्स गैमा रेज थी. अब यहाँ पे क्या उसने एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगाई हुई थी कि मीन के कुछ जैसे ही वो यहाँ पे स्ट्राइक होते थे तो वो फ्लैश सा प्रोड्यूस करते हैं, तो वहाँ से उसको पता चल जाता है कि यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स यहाँ पे आके स्ट्राइक किए, कुछ पार्टिकल्स इधर स्ट्राइक किए और कुछ जो थे वो स्ट्रेट पास आउट हो गए. ठीक है, तो उसकी बेस पे यहाँ उनके चार्ज का पता चल गया कि ये हमारे पास क्या है कुछ पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव की, कुछ जो है नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव की. ठीक है, तो ये सबसे पहले किसने रदरफोर्ड ने ये जो है 1902 में इनको सॉर्ट आउट किया था कि उनको जो है ऑपोजिटली चार्ज प्लेट के दरमियान से पास आउट किया गया था. दी वन बेंडिंग टूवर्ड द नेगेटिवली चार्ज plate carried the positive charge and we named as अल्फा पार्टिकल्स या अल्फा रेज इसको कहा कि जो है नेगेटिव की तरफ मूव की तो वो खुद क्या थी पॉजिटिव वाली. दोज बेंडिंग टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट एंड कैरिंग द नेगेटिव चार्ज, जो पॉजिटिव की तरफ नहीं है उसके ऊपर क्या है नेगेटिव चार्ज है, इनको हम क्या कहते हैं बीटा रेज. द थर्ड टाइप ऑफ रेडिएशंस बीइंग अनचार्ज, ठीक है, वो उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, वो सीधी पास आउट होगी एंड पास स्ट्रेट थ्रू द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वी वर नेम्ड एज गैमा रेज. ठीक है, अब ये हमारे पास क्या आ गई अल्फा रेज, गैमा रेज और बीटा रेज आ गई. अल्फा बीटा एंड गैमा रेज could be easily detected
एज दे कॉज ल्यूमिनेसेंस मीन लाइट प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, ऑन अ जिंक सल्फाइड स्क्रीन प्लेस इन देयर पाथ के उसको डिटेक्ट करने के लिए क्या रखा गया था, जिंक सल्फाइड की एक स्क्रीन रखी गई थी जहाँ पे वो जिस पोजीशन पे वो स्ट्राइक होती थी वहाँ पे ये ल्यूमिनेंस प्रोड्यूस करते थे, मीन लाइट प्रोड्यूस करती थी। तो इस बेस पे क्या है कि सारी की सारी रेडिएशंस को डिटेक्ट कर लिया गया कि कुछ अल्फा हो सकती हैं, कुछ बीटा हो सकती हैं और कुछ जो है वो गैमा रेज हो सकती हैं। अब हम इन रेडिएशंस की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि हमारे पास इन रेडिएशंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। देखिए, अल्फा बीटा एंड गैमा रेज डिफर फ्रॉम ईच अदर इन देयर नेचर एंड प्रॉपर्टीज। The chief properties are velocity, penetrating power and ionization। ठीक है, कि इनकी मेन प्रॉपर्टीज क्या हैं, वेलोसिटी कितनी है, स्पीड कितनी है, किस स्पीड से ये मूव कर रही है, इनकी पेनिट्रेशन पावर क्या है, और जो है हमारे पास ये आयनाइजेशन कॉज कर सकती हैं या नहीं कॉज कर सकती। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, अल्फा अल्फा रेस। देखो नेचर इनकी क्या है हमारे पास, दे कंसिस्ट ऑफ स्ट्रीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। इनमें क्या है, अल्फा पार्टिकल्स होते हैं कि अल्फा पार्टिकल्स हमारे पास क्या होते हैं, बाय मेजरमेंट ऑफ देयर charge to mass ratio, the Rutherford showed that they have mass of 4 AMU and charge of +2। कि इनके ऊपर इनकी mass कितनी है 4 और जो चार्ज कितना है +2। जैसे कि हमारे पास हीलियम है, ठीक है, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है कि 2 है, तो इसका मतलब है इसके ऊपर और चार्ज कितना होगा, ठीक है, वो 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकता है तो वो +2 चार्ज आ जाएगा। और इसी तरह उसकी मैस कितनी होती है 4 होती है, तो इसका मतलब है ये अल्फा पार्टिकल्स हमारे पास क्या है, हीलियम के ही न्यूक्लियाई हैं। न्यूक्लियाई इसलिए कह रहे हैं कि इसके ऊपर +2 चार्ज है, मीन इसने 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए हुए, ठीक है। दे आर हीलियम न्यूक्लियाई एंड मे बी रिप्रेजेंटेड एज अल्फा 2 एंड 4, या फिर हीलियम को ही लिख देते हैं कि इसकी मैस 4 है। आपको पता है मैस ऊपर लिखते हैं, एटॉमिक नंबर जो है वो उसको नीचे लिख रहे होते हैं लेफ्ट वाली साइड पे। तो ये हीलियम न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करें या अल्फा पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करें, कि हमारे पास अल्फा रेज जो है वो एक्चुअली हमारे पास हीलियम के ही न्यूक्लियस है जिसकी मैस जो है वो 4 होती है और उस पर चार्ज जो है वो +2 होता है। वेलोसिटी देखें, अल्फा particles are ejected from the radioactive nuclei with very high velocity about 1/10 of the light। जो स्पीड ऑफ लाइट है वो क्या है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड, उसका 10th पार्ट जो है वो हमारे पास स्पीड ऑफ ये अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, यानी कि हाई स्पीड है, ये इतनी स्लो स्पीड भी नहीं है। पेनिट्रेशन पावर, बिकॉज ऑफ देयर चार्ज एंड रिलेटिवली लार्जर साइज, अल्फा पार्टिकल्स हैव वेरी लिटिल पावर ऑफ पेनिट्रेशन थ्रू द मैटर। कि इनकी अब क्या है कि देखिए एक साइड पे आपके पास वो इलेक्ट्रॉन, सिर्फ इलेक्ट्रॉन की मैस आपको पता है कि कम है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन की मैस। या अभी ये हमारे पास क्या है, हीलियम का न्यूक्लियस है जिसकी मैस क्या है 4 है, तो इसका मतलब है कि ये एक लार्जर पार्टिकल है तो इसकी पेनिट्रेशन पावर जो होगी वो कम होगी। कि एक तो इसके ऊपर चार्ज है और दूसरा इसके पास क्या है, लार्जर साइज की वजह से अल्फा पार्टिकल्स हैव वेरी लिटिल पावर ऑफ पेनिट्रेशन थ्रू मैटर। दे आर स्टॉप बाय अ शीट ऑफ पेपर। कि इनको हम नीचे भी देख भी लेंगे कि सिर्फ एक शीट ऑफ पेपर ही रख दी जाए तो वो उसके ऊपर अंदर से भी ये पास आउट नहीं हो सकते, ठीक है। दे आर स्टॉप बाय अ शीट ऑफ पेपर 0.01 मिलीमीटर थिक एल्यूमिनियम फॉयल और अ फ्यू सेंटीमीटर ऑफ एयर। किसी भी ये चीज़ से ये हम इसको स्टॉप कर सकते हैं कि मीन इनकी पेनिट्रेशन पावर हमारे पास क्या होती है, कम होती है। आयनाइजेशन, दे कॉज इंटेंस आयनाइजेशन ऑफ अ गैस थ्रू विच दे पास, ठीक है, ऑन अकाउंट ऑफ देयर हाई वेलोसिटी एंड अट्रैक्शन फॉर द इलेक्ट्रॉन। अब ये न्यूक्लियस है, ठीक है, जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके इर्द गिर्द जितने भी न्यूट्रल एटम्स होंगे ये क्या काज करेगा कि उनके अंदर से इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा,
ठीक है, क्योंकि ये खुद पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या है, आयनाइजेशन भी यही होता है कि किसी एलिमेंट के अंदर से इलेक्ट्रॉन की रिमूवल। तो ये इसके जो भी इसके इर्द गिर्द पार्टिकल्स होंगे तो ये उनकी आयनाइजेशन जो है वो ज़्यादा कर सकते हैं एज कम्पेयर टू अदर जो हम रेडिएशन देखेंगे। ठीक है, दे काज intense ionization of the gas through which they pass on account of their high velocity। एक तो वेलोसिटी ज़्यादा है, ठीक है, और दूसरा क्या है, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से ये इनकी आयनाइजेशन पावर जो होती है वह ज़्यादा होती है। ड्यू टू देयर हाई वेलोसिटी एंड अट्रैक्शन फॉर द इलेक्ट्रॉन्स, अल्फा पार्टिकल ब्रेक अवे द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैस मॉलिक्यूल एंड कन्वर्ट देम टू पॉजिटिव आयन। अब उनकी आयनाइजेशन कर देंगे इलेक्ट्रॉन, ये अगर ये ले लेते हैं या इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर देते हैं तो रिमेनिंग आयन जो है वो क्या होंगे, हमारे पास पॉजिटिव आयन क्रिएट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं बीटा पार्टिकल्स या बीटा रेज क्या होती हैं। दे आर नेचर, अगर हम फर्स्टली देख रहे हैं, दे आर स्ट्रीम ऑफ बीटा पार्टिकल्स एमिटेड बाय न्यूक्लियस के, न्यूक्लियस के अंदर से एक स्ट्रीम निकलती जाती है बीटा पार्टिकल्स की। ठीक है, ये नहीं है कि जस्ट एक ही बीटा पार्टिकल निकलता है, बहुत ज़्यादा भी बीटा पार्टिकल्स जो है वो निकल सकते हैं। फ्रॉम देयर डिफ्लेक्शन in electric and magnetic field, Becquerel showed that beta particles are identical with the electron। कि इनकी डिफ्लेक्शन देखी जाए इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो इनकी डिफ्लेक्शन सेम ऐसी है जैसे इलेक्ट्रॉन्स की है, तो इसलिए इनको कहा जाता है कि ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन के आइडेंटिकल होते हैं। दे हैव वेरी स्मॉल मैस 1827 AMU, ठीक है, एंड चार्ज ऑफ -1। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पे भी -1 चार्ज होता है, उसकी मैस भी बहुत कम होती है। तो ये तकरीबन हमारे पास इलेक्ट्रॉन की मैस ही है। बीटा पार्टिकल इज सिम्बलाइज एज, अब इसमें मैस तो है नहीं, ठीक है, सिर्फ इसके ऊपर क्या होता है कि इसमें चार्ज होता है जो कि -1 है। यहाँ इसको बीटा -1 लिख सकते हैं, ऊपर 0 डाल देते हैं, 0 का मतलब है कि इसकी मैस नहीं है, या इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में इसको इस तरह सिंबलाइज कर देते हैं हम। अब वेलोसिटी देखें, दे ट्रेवल अबाउट 10 टाइम फास्टर देन अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, वो अल्फा पार्टिकल्स की वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से 10 टाइम स्मॉलर थी, तो इसकी अल्फा पार्टिकल से 10 टाइम ग्रेटर है, तो इसका मतलब क्या है कि इसकी वेलोसिटी जो है स्पीड ऑफ लाइट की वेलोसिटी ही है। ठीक है, देयर वेलोसिटी इज अबाउट द सेम एज द लाइट। अब इसकी पेनिट्रेशन पावर देख लेते हैं। बीटा पार्टिकल्स आर 100 टाइम मोर पेनिट्रेटिंग इन कंपैरिजन टू द अल्फा पार्टिकल्स। क्यों? एक तो उनकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, दूसरा ये लाइटर पार्टिकल्स हैं। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स हमारे पास क्या थे, लार्जर पार्टिकल्स थे, तो इसलिए उनकी पेनिट्रेशन पावर कम थी। लेकिन ये 100 टाइम ज़्यादा क्यों है कि एक तो उनकी वेलोसिटी ज़्यादा है, दूसरी उसकी मैस नहीं है या नेग्लिजिबल मैस है। बीटा पार्टिकल कैन बी स्टॉप बाय अबाउट 1 सेंटीमीटर थिक, यानी कि इसके लिए ज़्यादा मोटी वाली शीट होगी तो तभी ये स्टॉप हो सकते हैं। उसके लिए तो थोड़ी पतली सी भी शीट होती तो वो स्टॉप हो जाते थे ना। ठीक है, मीन उसकी पेनिट्रेशन कम थी, और यहाँ बीटा पार्टिकल्स की पेनिट्रेशन जो है वो ज़्यादा है। बीटा पार्टिकल्स कैन बी स्टॉप बाय अबाउट 1 सेंटीमीटर थिक शीट ऑफ एल्यूमिनियम और 1 मीटर ऑफ एयर के 1 मीटर हमारे पास एयर है, तो फिर हम इसको स्टॉप हो सकते हैं हमारे पास ये। इसी तरह हम आयोनाइजेशन देख लेते हैं। The ionization produced by beta particles in a gas is about 100 of that of the alpha particles। कि इनकी आयोनाइजेशन भी क्या है, ज़्यादा है अल्फा पार्टिकल्स की निस्बत से। दो द वेलोसिटी ऑफ बीटा पार्टिकल इज हायर बट बीइंग ओके 1/100 ये पार्ट है इसका। ठीक है, यानी 1/100 टाइम जो है वो कम है इसकी आयोनाइजेशन। अब इसकी रीज़न क्या है कि नो डाउट इसकी वेलोसिटी तो ज़्यादा है लेकिन मैस बहुत ज़्यादा कम है। जब मैस कम है तो इसकी हमारे पास देयर काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो लेस देन दी अल्फा पार्टिकल। क्यों?
काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला आता है? काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होती है? हाफ mv²। ठीक है, अब वेलोसिटी तो ज़्यादा है लेकिन मास का फैक्टर क्या है? बहुत कम है, तो इसलिए इसकी काइनेटिक एनर्जी कम है और उसकी वजह से ये पुअर आयोनाइजर्स हैं एज़ कम्पेयर टू हमारे पास जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं, वो उनकी आयोनाइजेशन पावर जो थी वो ज़्यादा थी। अब हम थर्ड देख लेते हैं गैमा रेज, कि गैमा रेज हमारे पास क्या है। अगर हम उनकी नेचर देखें, अनलाइक अल्फा और बीटा पार्टिकल दे डू नॉट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, कि ये पार्टिकल्स की फॉर्म में नहीं होते, ये बल्कि रेज की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, द गैमा रेज आर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की फॉर्म में होते हैं ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ देन दी एक्स रेज, कि ये एक्स रेज हम आपको पता है हाई एनर्जी रेडिएशंस होती हैं, तो ये उससे भी ज़्यादा हाई एनर्जी की रेडिएशंस हैं। जब आपको पता है एनर्जी और वेवलेंथ का इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, जब इनकी एनर्जी ज़्यादा है तो इनकी वेवलेंथ क्या होगी? शॉर्ट होगी या कम होगी। ठीक है, दे कुड बी थॉट as high energy photon released by the nucleus ड्यूरिंग अल्फा एंड बीटा मिशन। ये ऐसे ही समझा जाता है कि ये हाई एनर्जी फोटोन जो हैं वो रिलीज हो रहे हैं जब अल्फा और बीटा की मिशन होती है। दे हैव नो मास और चार्ज एंड मे बी सिम्बलाइज एज गैमा 0/0। ठीक है, कि ना तो इनकी मास है और ना ही इनके ऊपर चार्ज है, क्योंकि ये हमारे पास न्यूट्रल हैं और साथ साथ जो है ये रेडिएशंस की फॉर्म में होते हैं। वेलोसिटी लाइक ऑल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, गैमा रेज ट्रैवल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट, कि ये स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रही हैं। आयोनाइजेशन पावर हम देख लेते हैं। Their ionizing power is very weak in comparison to alpha and beta particles. Gamma photon displays an electron of the gas molecule to give a positive ion. Since the chances of photon-electron collision are small and gamma ray are weak ionizers, कि ये भी हमारे पास weak ionizers हैं। हमारे पास बीटा भी थे जो वीक आयनाइजर थे, लेकिन जो अल्फा जो है वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग आयनाइजर हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, तो वो गैस के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे चांसेस क्या हो सकते हैं कि हमारे पास फोटॉन का इलेक्ट्रॉन का कोलिजन हो जाए। ठीक है, वो भी बहुत स्मॉल चांसेस हैं, तो इसलिए यहाँ पे इनकी आयनाइजेशन जो है वो इतनी नहीं होती। अब इसकी पेनिट्रेशन पावर देख लेते हैं। बिकॉज ऑफ देयर हाई वेलोसिटी एंड नॉन मटेरियल नेचर, कि इनकी वेलोसिटी हाई है और नॉन मटेरियल है, ये रेडिएशंस की फॉर्म में होती हैं जस्ट, और हाई एनर्जी रेडिएशन है। गैमा रेज आर मोस्ट पेनिट्रेटिंग, सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन जो है गैमा रेज की है। दे कैन नॉट बी स्टॉप even by a 5 centimeter thick sheet of lead or several meter thick layer of कंक्रीट के सीमेंट वगैरह की भी लेयर बना दी जाए तो ये उसके अंदर से भी पास आउट हो जाएंगी। ठीक है, ये एग्जांपल्स एक दी गई है कि पेनिट्रेशन पावर कैसी है। अल्फा पार्टिकल्स हैं, उनके आगे पेपर रख दिया जाए जिसके ऊपर ये जिसके अंदर से ये पास आउट नहीं हो सकते, मीन इनकी पेनिट्रेशन पावर बहुत कम है। अल्फा पार्टिकल्स पे आपको पता है कि +2 चार्ज होता है। अब बीटा रेज हैं जिसमें नेगेटिव चार्ज है, पेपर से तो पास आउट हो जाएंगे। अगर ये 1 सेंटीमीटर थिक एल्युमिनियम की या किसी भी चीज़ की शीट लगा दी जाए तो ये इससे स्टॉप हो सकती है। लेकिन हमारे पास क्या है? गैमा रेज हैं, वो इन सब चीज़ों के अंदर से पास आउट हो जाती हैं। ठीक है, 5 सेंटीमीटर थिक लेड की या कंक्रीट की लेयर भी लगा दी जाए तो ये उसके अंदर से भी पास आउट हो जाती है। ठीक है, इनकी कंपैरिजन को गेन देखने के बजाय हम ये ऊपर एक एग्जांपल देख लेते हैं कि ये ऊपर एग्जांपल किस चीज़ की है, कि रेडिएशंस की एग्जांपल आ रही है कि कोई भी रेडिएशन है, अल्फा बीटा या गैमा पार्टिकल्स हैं हमारे पास, एक नॉर्मल जो है न्यूट्रल एटम है उसके ऊपर स्ट्राइक हो रही है, जैसे आर्गॉन है, तो उसके अंदर से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए और पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या है कि क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, उसके ऊपर रेडिएशन स्ट्राइक किए तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो क्या होगा कि
जब एक इलेक्ट्रॉन निकला तो ये क्या बन गया, क्लोरीन पॉजिटिव, और एक क्लोरीन एटम की फॉर्म में रहा। तो इसे हम कैसे लिखते हैं, क्लोरीन का मॉलिक्यूल है लेकिन पॉजिटिव आयन के फॉर्म में है, ठीक है। जब इसका अगर बॉन्ड ब्रेक हो जाए, जब बॉन्ड ब्रेक हो गया तो एक एटम सेपरेट हो जाएगा और एक आयन जो है वो सेपरेट आउट हो जाएगा। तो वो ये बताया कि ये रेडिएशन जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर सकती हैं किसी भी एटम के अंदर से, ठीक है। रेडिएशन एनर्जी knocks electron out of atom or molecules. This produce positive ions. Bond breaking often occur in the unstable molecular ions. के ये molecular ion था, तो अगर ये unstable है तो उसके bond break हो गए, वो एक simple atom में बन जाएगा और एक ion में convert हो जाएगा, ठीक है। ये जस्ट उसकी bond breaking या ionization power के बारे में बताया गया था। अब हमने इन तीनों को देख लिया, ठीक है। ये अल्फा रेडिएशन की प्रॉपर्टीज़ देख ली, बीटा की प्रॉपर्टीज़ देख ली और गैमा की प्रॉपर्टीज़ देख ली। अब हम जस्ट इनका कंपेयर करते हैं अपनी आसानी के लिए कि इनकी नेचर क्या है। इधर है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ और इधर है रेज के, अल्फा रेज हैं, बीटा रेज है और गैमा रेज हैं। नेचर क्या है, ये हीलियम न्यूक्लियाई है, ठीक है। ये फास्ट इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। वेलोसिटी क्या है, 1/10th ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। ये कितनी है, स्पीड ऑफ लाइट की इक्वल थी और ये भी स्पीड ऑफ लाइट की इक्वल थी। पेनिट्रेशन पावर इसकी क्या थी, कम थी, क्यों, साइज बड़ा है। ये मॉडरेट है कि एक तो इसमें साइज कम है, ठीक है, और इसमें हाई क्यों है कि हमारे पास रेडिएशन, इसमें मैस है ही नहीं है। स्टॉप बाय पेपर, पेपर से स्टॉप हो जाते हैं कि 0.01 मिलीमीटर थिक एल्यूमिनियम शीट या पेपर है, ये 1 सेंटीमीटर है और ये सेवरल सेंटीमीटर थिक लेयर से फिर स्टॉप होते हैं या उसके बाद भी स्टॉप नहीं होते, ठीक है। तो ये तो थी हमारे पास अल्फा बीटा और गैमा रेडिएशन जिनको हमने प्रॉपर्टीज देख लिया और इनका कंपैरिजन कर लिया। अब हम देखते हैं कि इन रेडिएशंस को, यानी किसी भी एलिमेंट से रेडिएशन निकल रही हैं तो हम उसको डिटेक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। डिफरेंट मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम इनको डिटेक्ट कर सकते हैं कि किस वे में, या कैमरा लगा के या विंडो से या काउंट करके इनकी जो रेडिएशंस हैं या करंट को चेक करके हम इनकी वजह से, तो उस जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसको देख के भी हमें आइडिया हो सकता है कि हमारे पास कितनी रेडियो एक्टिव जो रेज हैं वो प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है। तो हम इन मेथड्स को देखते हैं कि किस तरह हम जो है इन मेथड को यूज़ करके, इन इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके रेडियो एक्टिव रेज को डिटरमिन कर सकते हैं, ठीक है। डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। Radioactive radiations can be detected and measured by a number of methods. The important ones used in the modern practice are listed below. सबसे पहले हमारे पास क्या है, क्लाउड चैम्बर है। दिस टेक्निक इज यूज फॉर डिटेक्टिंग रेडियो एक्टिविटी के, रेडियो एक्टिविटी को डिटेक्ट करने के लिए यूज होते हैं। दिस चैम्बर कंटेन एयर सैचुरेटेड विद दी वाटर वेपर्स के, हमारे पास क्या है, डस्ट फ्री एयर है एंड वाटर के वेपर्स हैं इसके अंदर सारे के सारे। When the piston is lowered suddenly, अब गैस है, एयर हमारे पास गैस होती है। अब आपको पता है कि जब उसके ऊपर से प्रेशर रिलीज किया जाए, ये पिस्टन है, ये पहले ऐसे है, जब प्रेशर रिलीज किए करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो गया, तो गैस क्या होती है, एक्सपैंड होती है। जब गैस एक्सपैंड होती है तो आपको पता है उसकी कूलिंग हो रही होती है, ठीक है। When piston is lowered suddenly, the gas expand and is supercooled. As an alpha or beta particle pass through the gas, ions are created along this path। के यहाँ पे अगर हमारे पास रेडियो एक्टिव सब्सटेंस भी है तो क्या होगा कि वो जैसे यहाँ पे मूव करेगा तो जो एयर है, एयर में पार्टिकल्स हैं, उनकी क्या कर देते हैं, आयनाइजेशन कर देंगे। आयनाइजेशन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे और पॉजिटिव आयन बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। These ions provide nuclei upon which the droplets of water condense। अब क्या है कि पॉजिटिव आयन बन गए गैस के। अब ये पॉजिटिव आयन बने क्यों, कि रेडिएशंस की वजह से वहाँ पे पॉजिटिव आयन बन गए। अब ये पॉजिटिव आयन क्या है, एक न्यूक्लियस के तौर पे एक्ट कर रहा है
तो उसके ऊपर क्या है, वाटर की वेपर्स आके कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। द ट्रेल और क्लाउड दस प्रोड्यूस मार्क्स द ट्रैक ऑफ द पार्टिकल्स, कि हमारे पास क्या है, अब वो क्या हो रहा है कि वाटर वेपर जो है वो कंडेंस होना शुरू हो गया, मीन क्लाउड्स से बनना शुरू हो गया वहाँ पे। तो वो जहाँ जहाँ मूव कर रहे हैं, जैसे जैसे उसका पाथ है, जो ट्रेल है उसका, तो वो किस साइड पे मूव कर रहे हैं, वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, रेडियो एक्टिव मटीरियल जो है उसने आयोनाइजेशन की है। द ट्रेल और क्लाउड दस प्रोड्यूस मार्क्स the track of the particles. The track can be seen through the window above और immediately फोटोग्राफ के ऊपर से हम कैमरा लगाया होता है या उस विंडो के ऊपर से, मीन बहुत थोड़ी सी जगह होती है, तो वहाँ से सारे को फोटोग्राफ पिक्चर ले ली जाती है या उसको जो है देख लिया जाता है। सिमिलरली अल्फा एंड बीटा पार्टिकल फॉर्म अ ट्रेल ऑफ बबल एज दे पास थ्रू लिक्विड हाइड्रोजन, के लिक्विड हाइड्रोजन के अंदर से पास आउट हो तो वो बबल्स के फॉर्म में बनते हैं। दी बबल चैम्बर मेथड गिव्स बेटर फोटोग्राफ ऑफ द पार्टिकल ट्रैक, के वहाँ पे ही हमें अच्छी जो है वो फोटोग्राफ दे देता है, हम वहाँ से इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो था हमारे पास क्लाउड चैम्बर, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या था कि एयर थी, एयर और वाटर वेपर्स थे। जैसे ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यहाँ पे फॉल आउट होते हैं तो क्या होगा कि आयोनाइजेशन होगी, वो आयोनाइजेशन की वजह से जो आयंस हैं वो न्यूक्लियस के तौर पर एक्ट करते हैं, वाटर उसके ऊपर कंडेंस हो जाता है और क्लाउड सा बन जाता है, और जो जैसे ही क्लाउड मूव करते हैं तो उसकी मूवमेंट को डिटेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास आयोनाइजेशन चैम्बर, जिसके अंदर आपको पता है कि आयोनाइजेशन का प्रोसेस होगा। This is the simplest device used to measure the strength of radiations. An ionization chamber is fitted with the two metal plates separated by the air. कि इसमें हमारे पास क्या है कि दो मेटल की प्लेट्स हैं। अगर ये हम फिगर्स देख लें कि एक मेटल की प्लेट ये है और एक ये प्लेट है, और इसके इर्द गिर्द हमारे पास क्या है कि एयर, इसमें एक ट्यूब है जिसके अंदर जो है एयर प्रेजेंट है। When the radiation passed through this chamber, it knocked the electron from the gas molecule and positive ions are formed. जैसे हमने पीछे देखा कि एयर या गैस के अंदर से क्या है, पॉजिटिव आयन बन जाएंगे और इलेक्ट्रॉन मूव हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन माइग्रेट टूवर्ड द एनोड, ठीक है। ये एनोड हमारे पास पॉजिटिव होता है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो उसकी तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, एंड पॉजिटिव आयन टूवर्ड दी कैथोड, की पॉजिटिव आयन हमारे पास कैथोड की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। जैसा स्मॉल, जैसे आपको पता है जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन मूव कर रहे हैं या इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो हमारे पास क्या है कि करंट प्रोड्यूस हो रहा होगा, ठीक है। दस अ स्मॉल करंट passes between the plates. This current can be measured with an ammeter and give the strength of the radiation that pass through the ionization chamber. जैसे ही वो करंट पास होगा तो उसको वहाँ पे डिटेक्ट कर लिया जाएगा कि अमीटर लगाया होता है, ठीक है। तो वहाँ पे जितनी वो रीडिंग आती है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। In an ionization chamber called dosimeter, the total amount of electric charge passing between the plates in a given time is measured, कि कितने टाइम में वो मेजर पास आउट हो रही है, कितने टाइम के लिए करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो उस टोटल टाइम को मेजर करने के लिए हम डोजीमीटर लगाते हैं तो वो वहाँ से उसका टाइम भी बता देगा। दिस इज प्रोपोर्शनल टू द टोटल अमाउंट ऑफ रेडिएशन दैट हैज़ गॉन थ्रू द चैम्बर, कि कितने टाइम में रेडिएशन जो है वो पास आउट हुई है, कितने टाइम के लिए करंट प्रोड्यूस होता रहा, तो वो हमारे पास डायरेक्टली रिलेट कर रहा होगा कि टोटल अमाउंट ऑफ रेडिएशन कितनी थी हमारे पास। इसको हम देख लेते हैं कि रेडिएशन पास हुई तो वहाँ जो एयर थी उसकी आयनाइजेशन होगी, इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव किए और जो पॉजिटिव आयंस हैं वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं, तो एक करंट सा प्रोड्यूस होता है और वो एमीटर के थ्रू हम उस करंट को देख लेते हैं कितने, और साथ साथ हमने डोजीमीटर लगाया होता है जो कि टाइम को मेजर कर देता है कितनी देर के लिए हमारे पास ये रेडिएशंस होती रही हैं, तो वहाँ से हमें उसकी टोटल अमाउंट ऑफ रेडिएशंस का भी पता चल जाता है। इसी तरह हमारे पास थर्ड टाइप क्या है, गीगर मुलर काउंटर की, ठीक है। दी डिवाइस इज यूज फॉर द डिटेक्टिंग
एंड मेजरिंग द रेट ऑफ एमिशन ऑफ अल्फा और बीटा पार्टिकल्स के उसकी डिटेक्ट भी कर रहा है और उसका रेट ऑफ एमिशन भी हमें बता रहा है। इट कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंड्रिकल मेटल ट्यूब जो हमारे पास क्या है कि कैथोड की बनी हुई है या उसकी इनर लाइनिंग जो है वो कैथोड के तौर पे एक्ट कर रही है, एंड अ सेंट्रल वायर जो कि एनोड से बनी हुई है। ठीक है कि एक हमारे पास क्या है कि ट्यूब है जो कैथोड की बनी हुई है और एक सेंट्रल वायर है जो कि हमारे पास एनोड है, पॉजिटिव आयन और ये हमारे पास नेगेटिव आयन। द ट्यूब इज फिल्ड विद द आर्गन गैस, कि इसके अंदर सारी की सारी क्या आर्गन गैस है एट रिड्यूस प्रेशर। A potential difference of about 1000 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द इलेक्ट्रोड, कि हम यहाँ पर पोटेंशियल हम खुद क्रिएट कर रहे हैं और वो प्रोवाइड कर रहे हैं। व्हेन एन अल्फा बीटा पार्टिकल एंटर द ट्यूब थ्रू द माइका विंडो, ये माइका हमारे पास सिलिकेट्स वगैरह होते हैं, तो सिलिकॉन के जो ऑक्साइड्स वगैरह होते हैं, ठीक है, तो यानी ये ग्लास की ये विंडो के अंदर से जब ये पास आउट होते हैं, इट आयोनाइजेस द आर्गन एटम्स अलॉन्ग इस पाथ, कि यहाँ पे भी जब ये विंडो के थ्रू यहाँ से पास आउट होंगे, मीन कि थोड़ी सी ऐसी जगह रखी होगी कि जो यहाँ से पास आउट रेडिएशंस कर सकें, तो रेडिएशन पास आउट होंगे, यहाँ से इनकमिंग रेडिएशन है जो माइका विंडो के थ्रू से पास आउट हो रही है, तो आर्गन जो था उसकी आयनाइजेशन कर दी, तो इलेक्ट्रॉन आपको पता है एनोड की तरफ मूव करेंगे और पॉजिटिव आयन जो है हमारे पास इसकी तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं कैथोड की तरफ। तो एक सिंपल एक्शन क्या है, आर्गन से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया और आर्गन का आयंस केटाइन जो है वो बन गया। ठीक है, ये इसके साथ बैटरी या 1000 वोल्ट लगा होता है, एक्चुअली हम बैटरी से वोल्टेज दे रहे होते हैं और यहाँ पे साथ साथ एम्पलीफायर लगे होते हैं और काउंटर लगे होते हैं। ठीक है, the argon ions are drawn to the cathode and electron move toward the anode. Thus, for a fraction of a second, a pulse of electric current flows between the electrode and complete the circuit around. कि जैसे ही वो आयंस मूव करते हैं तो हमारे पास क्या है कि जल्दी से हमारे पास क्या है इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो कर रहा होता है और सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ईच इलेक्ट्रिकल पल्स, जो इलेक्ट्रिक शॉर्ट से इलेक्ट्रिकल पल्स प्रोड्यूस होती है, ठीक है, वो हमें बता रही होती है कि इतने हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स थे उन ट्यूब के अंदर और उन्होंने कितने मॉलिक्यूल की आयनाइजेशन की हुई है। ठीक है, ईच इलेक्ट्रिकल पल्स मार्क द एंट्री ऑफ वन अल्फा और बीटा particles into the tube and is recorded in an automatic counter, के साथ हमने जो काउंटर लगाया हुआ वो हमें इंफॉर्मेशन देता है। The number of such pulses registered by a radioactive material per minute gives the intensity of its radioactivity, कि कितनी हमारे पास काउंट हुई है, कितनी पल्सेस काउंट हुई हैं, वो हमें बताती हैं कि रेडियो एक्टिविटी कितनी थी। ठीक है, तो एक मिनट के अंदर कितने रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के अंदर से रेडियो एक्टिव वेज जो हैं वो मिट हुई हैं, वो काउंट हो जाती हैं गीगर मुलर काउंटर के अंदर से। नेक्स्ट है हमारे पास सिंटिलेशन काउंटर। ठीक है, रदरफोर्ड यूज्ड अ स्पिन थेरिस्कोप फॉर द डिटेक्शन एंड काउंटिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, अब उसकी शेप ये थी कि इसके अंदर क्या है हमारे पास द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस mounted on the tip of the wire emitted alpha particles, के एक वायर अटैच होती है इसके सेंटर में, तो वो क्या है उसके ऊपर सब्सटेंस लगा हुआ है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जिसने अल्फा पार्टिकल्स एमिट करने हैं। Each particles on striking the zinc sulfide screen produce a flash of light, जो हमने पहले सबसे बात की थी कि ल्यूमिनेसेंस प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम फ्लैश ऑफ लाइट कह रहे हैं, कि जैसे ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे टच होगा तो ये ल्यूमिनेसेंस प्रोड्यूस करेगा। दीज फ्लैशेस ऑफ लाइट या सिंटिलेशन कुड बी सीन थ्रू दी आई पीस, कि इस साइड पे हमने अगर आई पीस लगाया हो जैसे वो लेंसेज वगैरह लगाए होते हैं, ठीक है, तो उनके थ्रू ये इसको चेक किया जा सकता है। विद दिस डिवाइस it was possible to count the alpha particle from 50 to 200 per second। ठीक है, कि ये पहले तो हमारे पास क्या था मिनट्स में काउंट होते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या है कि सेकंड्स में काउंट होना शुरू हो गए कि एक सेकंड के अंदर जो है कितनी हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स जो हैं एमिट हुए। यानी ये अच्छी टेक्निक थी पहले वाली टेक्निक के निस्बत।
ठीक है। A modern scintillation counter also work on the Bock principle and is widely used for measurement of alpha and beta particles. Instead of zinc sulfide screen, अब इसको भी जिंक सल्फाइड की स्क्रीन की बजाय कुछ और मटेरियल भी लगाए जा सकते हैं। मीन के एडवांसमेंट के साथ जो है हमारे पास गुड रिजल्ट भी आ रहे हैं। इंस्टेड ऑफ जिंक सल्फाइड स्क्रीन, अ क्रिस्टल ऑफ सोडियम आयोडाइड विद अ लिटर थैलियम आयोडाइड इज एम्प्लॉयड, कि यहाँ पे इसकी जगह पे सोडियम आयोडाइड और जो है थैलियम आयोडाइड लगाया जाता है। द सैंपल ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कंटेन इन अ स्मॉल वायल, कि ये जो सैंपल है, जो रेडियो एक्टिव मटीरियल है, उसको एक स्मॉल सी वायल के अंदर रखा जाता है। इज प्लेस इन अ वेल कट इनटू द क्रिस्टल, के हमारे पास जो है यहाँ पे एक वेल सा बनाया जाता है। यहाँ पे जो है यहाँ पे रख दिया जाता है ऐसे। अब ये तो वायर के साथ है, यहाँ अब इसको वेल बनाया हुआ है। द रेडिएशन फ्रॉम द सैंपल हिट द क्रिस्टल वॉल, ठीक है। अब इसके इर्द गिर्द हमारे पास वेल के इर्द गिर्द क्या है, क्रिस्टल्स हैं, ठीक है। द रेडिएशन फ्रॉम द सैंपल, अब यहाँ पे क्या है, द रेडिएशन फ्रॉम द सैंपल हिट द क्रिस्टल वॉल, के यहाँ पे जो वॉल सी बनी हुई है हमारे पास जिंक सल्फाइड की जगह पे हमारे पास क्या था, हमने क्रिस्टल लगाई है सोडियम आयोडाइड की और थैलियम आयोडाइड की। जब इनकी क्रिस्टल्स के ऊपर स्ट्राइक करती है एंड प्रोड्यूस दी सिंटिलेशन, कि वो फ्लैशेस से प्रोड्यूस करेगी। दीज फॉल ऑफ ऑन अ फोटो इलेक्ट्रिक सेल which produce a pulse of electric current for each flash of light, क्या हर दफ़ा जब वो फ्लैश ऑफ लाइट प्रोड्यूस हो गया तो वहाँ पे करंट भी प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। और साथ साथ क्या है कि वो करंट को काउंट कर लिया जाता है। दिस इज़ द कॉर्ड ऑफ अ मैकेनिकल काउंटर, कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये मैकेनिकल काउंटर की टाइप है। सच ए सिंटिलेशन काउंटर कैन मेयर रेडिएशन अप टू मिलियंस पर सेकेंड। पहले क्या था, मिनट में था, फिर एक सेकंड में कितनी हुई, एक सेकंड में कितनी 50 से 200 सेंटिलेशन को काउंट किया गया। तो ये जब एडवांसमेंट के साथ साथ कितनी हो रही है, 1 मिलियन जो है वो एक सेकंड के अंदर काउंट हो सकती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फिल्म बैजेस। अ फिल्म बैज consist of a photographic film encased in a plastic holder, जिसका होल्डर क्या प्लास्टिक का, और फिल्म जो है वो फोटोग्राफिक फिल्म है, ठीक है। When exposed to radiation, they darken the grains of silver in the photographic film। हमारा आपको पता है फोटोग्राफिक फिल्म की के अंदर क्या होती है, जैसे सिल्वर लगी होती है। अब जैसे ही वो रेडिएशन उसके ऊपर स्ट्राइक करेंगे तो वो सिल्वर के साथ जो है उसके ग्रेन्स को कलर चेंज कर देंगे, ठीक है। द फिल्म इज डिवेलप, उसके बाद जो है जहाँ जहाँ पर वो स्पॉट लगा होगा, जहाँ जहाँ पे कलर चेंज होगा, जब हम उसको डेवलप करेंगे तो वो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ यहाँ पे हमारे पास रेडिएशन। जैसे हमारे पास आपको पता पहले जो हम लोग कैमरे के अंदर तस्वीर खींचते होते थे, जो ओरिजिनल कैमरे थे, ये मोबाइल वाले नहीं, जिसमें वो एक रोल डलता था फिल्म की, ठीक है, उसमें हम तस्वीर खींचते थे, ठीक है। और वो जब तस्वीर खींची जाती थी तो वो एक इमेज सा बन जाता होता था। जब उस रोल को फिर डेवलप किया जाता था, ठीक है, एक स्पेसिफिक सॉल्यूशंस के अंदर, तो वो जब डेवलप करता था तो वो हमें क्लियर जो है वो पिक्चर दे देता था। यहाँ पे भी यही है कि रेडिएशन जो है वो फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर जो है स्ट्राइक कर रही है, तो वहाँ पे वो स्पॉट से बनाती जा रही है, मीन उनका इमेज बनता जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा। तो वो जब उस फिल्म को डेवलप किया जाएगा तो वहाँ पे हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे जो है यहाँ पे फोटो रेडियो एक्टिविटी ने स्ट्राइक किया है, रेडियो एक्टिव रेडिएशंस ने, ठीक है। द फिल्म इज डेवलप एंड व्यू अंडर अ पावरफुल माइक्रोस्कोप। एज द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू दिस फिल्म, दे लीव अ ट्रैक ऑफ ब्लैक पार्टिकल्स। These particles can be counted, इनको काउंट किया जा सकता है। In this way the type of radiation and its intensity can be known. However, the gamma radiation darken the photographic film uniformly, इनमें ज़्यादा यूनिफॉर्मली जो है डार्कन होती है फिल्म। The amount of darkening tell us the quantity of radiations, ठीक है, वो उसकी इंटेंसिटी से हमें उसकी क्वांटिटी के बारे में पता चल जाएगा। A film badge is an important device to monitor the extent of exposure
ऑफ पर्सन वर्किंग इन द विसिनिटी ऑफ रेडिएशन। इससे हमें ये भी फ़ायदा है कि जो आपको पता है न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर जो काम कर रहे होते हैं, ये जो एटॉमिक एनर्जी वाले लोग होते हैं, उन्होंने एक स्पेशल सा आप ये सिंपली कह सकते हैं कि लिबास पहना होता है, ठीक है। उनके हाथ कवर हैं, उन्होंने सिल्वर से कलर की फुल एक ड्रेस अप हुए होते हैं, ठीक है। तो वो इसलिए भी है एक ऐसी जो डायरेक्टली उससे लिंक कर रहे होते हैं रेडियो एक्टिविटी से, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस की जाती है, उनको ऐसा ड्रेसअप किया जाता है कि अगर कहीं से रेडिएशंस आ भी रही हैं तो वो उनकी उन्होंने जो ड्रेसअप किया हुआ है उसके ऊपर अगर वो स्पॉट बना रही है तो उन्हें पता चल जाएगा कि इसका मतलब है कहीं ना कहीं से लीकेज हो रही है, और वो इसकी वजह से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, और जो वर्कर है उसकी हेल्थ जो है वो इनसे सेव की जा सकती है, ठीक है। A field badge is an important device to monitor the extent of exposure of person working in the vicinity of radiation. The badge film is developed periodically to see if any significant dose of radiation has been absorbed by the wearer. जिसने पहना हुआ जो वर्कर है उसको उसको तो प्रॉब्लम नहीं हो रहा, उसको और जो है रेडिएशंस वहाँ पे तो लीक आउट नहीं हो रही हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को भी इस मेथड के थ्रू चेक किया जा सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, कि हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स हैं। अकॉर्डिंग टू दी थ्योरी पुट फॉरवर्ड बाय द रदरफोर्ड एंड स्टडी इन 1903, रेडियो एक्टिविटी इज अ न्यूक्लियर प्रॉपर्टी, ठीक है। ये न्यूक्लियस प्रॉपर्टी है, न्यूक्लियर की चेंजेस को डील करी है। द न्यूक्लियस ऑफ अ रेडियो एक्टिव एटम इज अनस्टेबल, हमें पता है कि अनस्टेबल होता है, क्यों? जब नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन इक्वल नहीं होते, उनमें चेंजेस होती हैं, उनकी अमाउंट में चेंजेस होती हैं, तो हमारे पास क्या है कि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होते हैं वो अनस्टेबल हो जाते हैं। इट अंडरगो डिके और डिसइंटीग्रेशन बाय स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ अल्फा और बीटा पार्टिकल्स, ठीक है। अब वो अनस्टेबल है तो वो मॉलिक्यूल क्या चाहता है, वो स्टेबल होना चाहता है, तो अल्फा या बीटा पार्टिकल्स को रिमूव करता जाएगा, और वो रिमूव करेगा तो वो वही वाला एलिमेंट नहीं रह जाएगा बल्कि कोई और एलिमेंट बन जाएगा। दिस रिजल्ट इन द चेंज ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन कंपोजिशन ऑफ द न्यूक्लियस टू फॉर्म अ मोर स्टेबल न्यूक्लियस। इसकी वजह से वो क्या है कि एक नया जो है वो स्टेबल न्यूक्लियस बना देंगे। जब न्यूक्लियस चेंज हो जाएगा तो एलिमेंट भी चेंज हो जाएगा। The original nucleus is called the parent nucleus and the product is called the daughter nucleus, ठीक है। हमारे पास क्या है कि पेरेंट न्यूक्लियस होगा और दूसरा क्या है हमारे पास जो नया बनता है वो उसका डॉटर न्यूक्लियस हो जाएगा। एंड एज एविडेंस फ्रॉम अबव देयर आर टू चीफ टाइप ऑफ डिके, एक हमारे पास क्या है अल्फा डिके है, दूसरा हमारे पास क्या है बीटा डिके है। हम अल्फा डिके देखते हैं। व्हेन एन रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस डिकेस बाय द एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स या अल्फा एमिशन होगी किसी भी एलिमेंट के अंदर से फ्रॉम द न्यूक्लियस, द प्रोसेस इज टर्म एज अल्फा डिके, यानी कि एक न्यूक्लियस के अंदर से अल्फा पार्टिकल्स रिमूव हो रहे हैं तो वो हमारे पास अल्फा डिके बन जाएंगे। एंड अल्फा पार्टिकल्स हैज 4 यूनिट ऑफ एटॉमिक मास एंड 2 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ये हमने देख लिया है कि अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर जो है एटॉमिक मास उसकी 4 है और 2 यूनिट्स उसके ऊपर चार्ज होता है। इफ जेड बी दी एटॉमिक नंबर, आपको पता है एटॉमिक नंबर को Z से शो करते हैं, एंड M इज द एटॉमिक मास ऑफ द पेरेंट न्यूक्लियस, द डॉटर न्यूक्लियस विल हैव कि कितनी होगी। अब पेरेंट के अंदर से अगर एक अल्फा पार्टिकल निकला तो उसका मतलब है 4 मास निकल गई और 2 जो है वो चार्ज निकल गया, ठीक है, या एटॉमिक नंबर उसके जो है वो कम हो गया, ठीक है। तो डॉटर एलिमेंट के अंदर से क्या होगा कि उसकी मास जो है वो 4 पॉइंट कम होगी और उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 2 पॉइंट कम हो जाएगा, ठीक है। तो डॉटर एलिमेंट की या डॉटर न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, मास कितनी होगी m-4, और जितना पहले उसका मास एटॉमिक नंबर है उससे माइनस होगा 2। Thus, an alpha emission reduce the atomic mass by a 4 and atomic number by 2, कि जो डॉटर एलिमेंट बनेगा वो हमारे पास क्या है उसकी मास 4 यूनिट कम होगी और जो उसका एटॉमिक नंबर है वो 2 यूनिट कम होगा। फॉर एग्जांपल रेडियम डिकेज बाय अल्फा एमिशन टू फॉर्म अ न्यू एलिमेंट रेडॉन, कि हमारे पास क्या है रेडियम है, उसकी
226 इसकी मैस है और 88 जो है हमारे पास उसका एटॉमिक नंबर है। अब इसके अंदर से क्या है, एक अल्फा मिशन हो रही है, तो माइनस कर दें इसके मैस के अंदर से मैस। ये 226 से 4 माइनस करेंगे तो मैस क्या बन गई 222, और 88 में से 2 जो है हम माइनस कर दें उसका एटॉमिक नंबर, तो ये जो बनेगा हमारे पास 86 बनेगा। और ये रेडॉन से रेडियम से रेडॉन में कन्वर्ट हो गया, तो ये हमारे पास पैरेंट एलिमेंट था और ये हमारे पास उसका डॉटर एलिमेंट है, जिसमें 4 यूनिट मैस के कम हुए हैं और 2 यूनिट हमारे पास क्या है, एटॉमिक नंबर के कम हुए हैं। अब हम देखते हैं बीटा पार्टिकल्स में क्या होता है। ठीक है, when a radioactive nucleus decays by beta particle emissions, it is called beta decay. A free beta particle or electron does not exist as such in the nucleus। के हमारे पास क्या है कि न्यूक्लियस के अंदर ये बीटा पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, जैसे हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उस तरह ये हमारे पास ये बीटा पार्टिकल्स न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकते। इट इज़ प्रोड्यूस बाय, अब ये प्रोड्यूस कहाँ से होता है, इट इज़ प्रोड्यूस बाय द कन्वर्जन ऑफ अ न्यूट्रॉन टू अ प्रोटॉन एट द मोमेंट ऑफ emission। कि जब भी एक न्यूट्रॉन जो है वो किसी प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो साथ साथ जो है वो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है। अब इलेक्ट्रॉन क्या है, वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं रहता, ठीक है, वो न्यूक्लियस से बाहर चला जाएगा। लेकिन इसका मतलब है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या हो गया कि पॉजिटिव चार्ज जो है न्यूक्लियस के अंदर ज़्यादा हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल गया, पीछे पॉजिटिव चार्ज जो है वो प्रोटॉन जो है वो रह गया। दिस रिजल्ट इन द इंक्रीज इन वन पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, क्योंकि पहले तो न्यूट्रल था न्यूट्रॉन, ठीक है, उसका तो न्यूट्रल आ गया, लेकिन जब उसने प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ तो मीन उसने पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हुआ और साथ साथ उसने एक इलेक्ट्रॉन बनाया जो कि न्यूक्लियस के अंदर नहीं रहा, ठीक है, वो न्यूक्लियस से बाहर निकल गया। तो न्यूक्लियस के ऊपर क्या हुआ, एक पॉजिटिव चार्ज का इंक्रीज हो गया। दिस द लॉस ऑफ बीटा पार्टिकल फ्रॉम द न्यूक्लियस डज नॉट अल्टर इट्स एटॉमिक मास। अब इलेक्ट्रॉन की मास नहीं होती या बहुत कम होती है, तो इसकी वजह से मास में तो फर्क नहीं आएगा, ठीक है, एटॉमिक मास में फर्क नहीं आएगा। फॉर अ पेरेंट न्यूक्लियस विद द एटॉमिक मास m जो है वो मास उतनी ही रहेगी। अगर डॉटर में भी जाएगा तो मास जो है वो उतनी ही रहेगी, मास में चेंज नहीं आएगा। एंड द एटॉमिक नंबर z, जो z है, द डॉटर न्यूक्लियस विल हैव, जितना उसका पहले था, जितना पेरेंट का था, ठीक है, उसका z था, अब उसमें क्या हो गया कि एक जो इलेक्ट्रॉन निकल गया है, ठीक है, पेरेंट से निकल गया है, तो वो डॉटर में क्या हो गया, वो ऐड हो रहा है, ठीक है। तो डॉटर का जो है वो एक प्लस करेंगे हम, पेरेंट वाले एटॉमिक नंबर में एक जो है वो प्लस कर देंगे हम, तो वो हमारे पास क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ डॉटर एलिमेंट बन जाएगा। दस अ बीटा मिशन इंक्रीज द एटॉमिक नंबर बाय 1 विद नो चेंज इन द एटॉमिक मास। एटॉमिक मास में चेंज नहीं आएगा, लेकिन हमारे पास जो चेंज आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक नंबर में आएगा। एन एग्जांपल ऑफ बीटा डिके इज कन्वर्जन ऑफ लेड 214 टू बिस्मथ 214, ठीक है, पेरेंट एलिमेंट था हमारे पास लेड, जिसके अंदर से एक बीटा मिशन हुई। बीटा मिशन को आपने देख लिया था कि हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो अब बीटा मिशन की मैस नहीं है, तो मैस जो है नेक्स्ट जो एलिमेंट बनेगा वो वही रहेगी कि 214 थी, उसमें से माइनस हमने कुछ नहीं किया या प्लस नहीं किया, तो ये 214 ही रहेगी। और दूसरा हमारे पास लेड था, ये 82 है, 82 में हमने क्या करना है, +1 करना है, तो ये क्या बन जाएगा 83। तो ये 83 एटॉमिक नंबर अगर आप पीरियोडिक टेबल से भी देख लेंगे तो वो बिस्मथ का बनता है, कि मीन चाहे वो अल्फा एमिशन हुई थी ही पीछे वाली, ठीक है, चाहे अब अल्फा मिशन हुई थी, चाहे हमारे पास बीटा मिशन हुई है, तो नया एलिमेंट बन जाता है। इसके केस में क्या है कि थोड़ा लेफ्ट वाली साइड पे जाना है, जो एलिमेंट प्रेजेंट है उससे 2 एटॉमिक नंबर पीछे जाना है और 4 मैस में कमी होनी है। लेकिन हमारे पास बीटा मिशन में क्या है, मैस में कमी नहीं होनी और
एक इलेक्ट्रॉन की एडिशन की वजह से एक जो है वो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होना है, ठीक है। तो लेफ्ट से राइट पे जाना है इसके अंदर। It is noteworthy that beta mission result in the production of and new isobar. Isobar क्या होते हैं कि वो एलिमेंट जिनकी मैस सेम हो, ठीक है। दो डिफरेंट एलिमेंट है, जैसे ये बिस्मथ है, ये लेड है, लेकिन उनकी मैस जो है वो सेम है। एटॉमिक नंबर चाहे डिफरेंट है लेकिन मैस सेम होती है, ठीक है। दस lead 214 and bismuth 214 are isobaric as they have the same mass number 214 but different atomic number, जैसे इसका क्या 82 है और इसका क्या है 83 है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि emission हम देखें, 1 alpha mission and 2 beta mission yield an isotope। कि अगर कहीं पे हमारे पास एक दफ़ा अल्फा मिशन हो रही है और दो दफ़ा किसी एलिमेंट के अंदर से हमारे पास क्या है बीटा मिशन होगी, तो सेम वही एलिमेंट बन जाएगा, लेकिन उसका क्या है वो आइसोटोप होंगे आपस में, ठीक है। एक अल्फा मिशन और दो बीटा मिशन की वजह से हमारे पास जो है वो आइसोटोप बन रहे हैं। लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग सीरीज ऑफ चेंजेस, कि जैसे पोलोनियम है, इसमें 218 है मैस और 84 जो है इसकी एटॉमिक नंबर है, ठीक। अब इसके अंदर से अल्फा मिशन का मतलब है कि 4 मैस में कमी आएगी, तो ये 218 से 214 हो गया, और 2 मैस में डिक्रीज आएगा 84 से 82। तो ये 82 वाला एलिमेंट हमारे पास पता है हमें लेड होता है। अब बीटा मिशन इसकी करनी है तो क्या होगा, मैस उतनी रहेगी 214, और हमारे पास क्या है कि एक इंक्रीज होना था इसके एटॉमिक नंबर में, तो वो 82 से 83 बन गया। अब ये 83 वाले का मतलब क्या है कि हमारे पास बिस्मथ है। अब बिस्मथ में फिर बीटा मिशन हो तो मैथ तो उतनी ही रहेगी 214, और जो है एक 83 में एक प्लस होगा तो 84। तो ये क्या बन गया कि अगेन 84 वाला ही बन गया, और 84 वाला एलिमेंट हमारे पास क्या होता है पोलोनियम होता है। जस्ट इसकी मैथ में फ़र्क है, ये 218 है और ये क्या है 214। मतलब क्या कि अल्फा मिशन से दो दफ़ा डिक्रीज हुआ था, ठीक है। दो एलिमेंट पीछे गए थे हम, डायरेक्टली लेड पे गए थे, तो एक बीटा मिशन हुई, एक एलिमेंट आगे गया, और फिर दोबारा बीटा मिशन हुई तो फिर एक एलिमेंट आगे चला गया। अब हुआ क्या कि चाहे अब हमारे पास क्या है कि एक अल्फा मिशन और दो बीटा मिशन से वही एलिमेंट दोबारा बन जाता है, लेकिन उसका आइसोटोप बनता है, ठीक है, कि जिसकी मैस चेंज होती है, या नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं। द पेरेंट एलिमेंट polonium 84 and 218 emits alpha particle and subsequently two beta particles resulting in the formation of again हमारे पास polonium ही बनना है 84 and 214 which is an isotope of the parent। ये parent है और ये उसका जो daughter बननी है वो isotope है। both the parent and the end product have the same atomic number 84 है, ये भी हमारे पास 84 है, but different mass number। तो आपको पता है आइसोटोप भी वही होते हैं जिनका mass number जो है वो different होता है। ये नीचे एग्जांपल्स दी हुई हैं कि हाउ मेनी अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स आर emitted बाय पासिंग डाउन फ्रॉम थोरियम टू लेड। एक एग्जांपल मैं आप लोगों को थोड़ा करवा देती हूँ, नेक्स्ट जो है वो आप लोगों ने इसको देखना भी है कि थोरियम से लेड पे जा रहे हैं, ठीक है। लेट अल्फा इज द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल ए, ठीक है, एंड बी जो है वो हमारे पास बीटा पार्टिकल्स हैं। emitted during the radioactive transformation it can be represented as, अब देखें इससे कि 90 से ये कितने पे गया 82 पे गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि कितना चेंज आ रहा है 232 से हमारे पास 208 पे आया है। अब उसमें हो क्या रहा है कि हमें नहीं पता कि कितनी दफ़ा उसके अंदर से अल्फा मिशन हो रही है और कितनी दफ़ा हमारे पास ये इसके अंदर से बीटा मिशन हो रही है। हमने ये निकालना है कि अल्फा मिशन कितनी है इसके अंदर से और बीटा मिशन कितनी है, ठीक है। पहले हम कंपेयर करते हैं मैस को। ये टोटल जो ओरिजिनल मैथ थी वो कितनी है 232 है, और इसकी मैथ कितनी है 208। अब हीलियम की वजह से मैथ्स में कितना फ़र्क आना है 4, ठीक है।
तो ये मैथ्स में अल्फा की वजह से 4 मल्टीप्लाई बाय ए, क्योंकि अभी हमें ए का नहीं पता कितना है, और बी में यानी बीटा की वजह से मैथ्स में कोई फर्क नहीं आना, तो ये क्या बन गया बी मल्टीप्लाई बाय 0। तो ये टर्म तो खत्म होगी, तो ये टर्म रहेगी हमारे पास, ठीक है। तो ये क्या बन गया 4a, और ये बाकी ये टर्म रहेगी। तो ये जब हम 4a को इस साइड पे लेके आएंगे तो ये इधर चला गया है, ठीक है। ये 208 इस साइड पे चला गया तो 24 आ गया। तो यहाँ पे अगर हम 4 को इधर इस साइड पे लेके जाएंगे तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई 6 के अल्फा पार्टिकल्स, हमारे पास 6 टाइम अल्फा पार्टिकल की एमिशन होगी। तो यहाँ तो तब ये हमारे पास जो है 90 से 82 पे आएगा, ठीक है। इसी तरह सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ ए, अब क्या वही कंपेयरिंग द एटॉमिक नंबर कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे क्या 90 और ये 90 है, और इधर क्या हमारे पास 82 है। अब अल्फा की वजह से कितना होना है, एक अल्फा से 2 होना है, और मल्टीप्लाई बाय ए की वैल्यू हमें यहाँ मिल गई कि ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6 और ये 2 12 हो गया, ठीक है। प्लस एक बीटा मिशन से -1 है, और ये क्या आ गया बी आ गया, इसको मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाता है 12, और ये 82 94 बन गया, माइनस करेंगे यहाँ पे, और ये बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू 4 आ जाती है। तो इस तरह हम कैलकुलेट कर लेते हैं हमारे पास कितने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल एमिट हुए और कितने नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल एमिट हुए। तो इसी तरह आप लोग ये नेक्स्ट वाली एग्जांपल्स भी करके देखिएगा, ठीक है। लेकिन ये आपने याद रखना है, जब भी अल्फा पार्टिकल्स की एमिशन होनी है तो 2 एटॉमिक नंबर राइट से लेफ्ट वाली साइड पे पीरियोडिक टेबल में मूव करना है कि वो वाला एलिमेंट बनेगा और उसकी मास में 4 का डिक्रीज आएगा। लेकिन हमारे पास जब अल्फा पार्टिकल्स हैं, बीटा पार्टिकल्स हैं हमारे पास जब, तो वो क्या है कि मास में चेंज नहीं आ रहा, एटॉमिक नंबर एक इंक्रीज हो जाएगा मीन लेफ्ट से, और वो राइट की तरफ जाएगा, और अल्फा पार्टिकल्स में राइट से वो लेफ्ट की तरफ जाना था।